नाजरीन आदाब, मैं रविंद्र सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात फ्लड सिचुएशन, मेजर्स एंड असेसमेंट्स यानी सैलाब के हालात, इकदामात व एहतसाब के। हम सब जानते हैं कि भारत एक मानसूनी आबो हवा वाला मुल्क है। यहाँ बसने वाले लोग अक्सर कभी बेहिसाब बारिश तो कभी खुश्कसाली के हालात से दो चार होते हैं। इत्तेफाक से अभी पूरा मुल्क सैलाब के हालात से दो चार है। असम से गुजरात तक और केरल से राजस्थान, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कई इलाकों से रोज़ाना सैलाब के कहर से जानी और माली नुकसान की खबरें आ रही हैं। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क के मौसमी तब्दीली का आदी होने के बावजूद हर साल सैलाब जैसी सूरत हाल के शिकार क्यों होते हैं। सवाल ये भी है कि मानसूनी आबो हवा वाले मुल्क में ऐसे आफात से बचाव के लिए कौन कौन से इकदाम किए गए हैं और यहाँ के लोगों में सैलाब से बचने के इकदाम की कितनी बेदारी या अवेयरनेस है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं तीन खास मेहमान। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ से डिप्टी कमांडेंट ऑपरेशन राकेश रंजन जी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज्वाइंट एडवाइजर पवन कुमार सिंह और सीड्स इंडिया के सेक्रेटरी अंशु शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सबसे पहले अंशु शर्मा जी आपके पास आते हैं और जानना चाहेंगे, फ्लड्स से जो सिचुएशंस बनती हैं, सर्कमस्टेंसेस बनती हैं, क्या रोल रहता है सीड्स का? तो सीड्स जो है ज़्यादातर लोगों के साथ जुड़कर ग्राउंड पर काम करती है और दो मायनों में हम लोगों की कोशिश रहती है। एक तो ये कि जब ये हालात बिगड़ जाएं, इससे पहले कुछ कदम उठाए जाएं, क्योंकि इस समय तो केवल बचाव और राहत कार्य हो सकता है, लेकिन जो बीत गया समय 2 महीने पहले अगर हमने इसकी तैयारी की होती तो बहुत कुछ बचाया जा सकता था जी। और उस मायने में हम लोग ये करते हैं कि जो साइंस है, जैसे कि अगर आप आज की भी हेडलाइंस देखेंगे तो सब जगह पता चल रहा है किस डैम से किस नदी में कितने क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन नीचे रहने वाले लोगों के लिए उसका क्या मायने है ये समझना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो आती है, जो वार्निंग्स आती हैं, उनको लोगों तक समझाने लायक बनाने की प्रयास करते हैं। तो अगर आप हमारे रिवर मॉनिटरिंग कम्युनिटीज़ में देखेंगे तो नदियों के किनारों पर लोग स्केल्स लगाते हैं और बोलते हैं कि अगर इतने क्यूसेक पानी ऊपर से छोड़ा गया तो हमारे गांव में स्तर इतना आएगा, इतने समय के बाद आएगा, किस किस का घर डूब में जाएगा और क्या किस समय में उसको बचाव लेना है। तो एक तो काम हम ये करते हैं और दूसरा काम हम ये करते हैं जहाँ प्रभाव पहले एक बार हो चुका है या आगे होने की बड़ी आशंका है, वहाँ पर हम जाके बातचीत करते हैं कि किस तरह के घर बनाने चाहिए जो आने वाली बाढ़ से लोगों को बचा कर रखें। वो रीजन्स, वो इलाके कौन कौन से जहाँ पर सैलाब का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है? पहले हम ये हमेशा देखा करते थे कि कहीं पुराने गाँवों में हमको बिहार, ईस्टर्न यूपी में ही दिखता था। पहली चीज़ तो ये रही है कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं सैलाब शहरों में आ रहे हैं। हम पहले जिसको दूर समझते थे अब वो हमारे ही दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो बदलाव आ रहे हैं और नए इलाके खुल रहे हैं जिनको हाई हिल एरियाज में भी हम पहले कुछ साल हमने बोला अनप्रेसिडेंटेड फ्लड है, मतलब ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। पर अब थोड़ा अजीब लगता है कि हर साल हम 2-3 वाक्यों पे ऐसा बोलते हैं कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। तो जो चीज़ कॉमन नहीं थी वो बहुत कॉमन होती जा रही है, नए इलाकों में आ रहे हैं। और फिर भी जो पुराने नोन एरियाज़ हैं, बिहार, ईस्टर्न यूपी हुआ, उड़ीसा हुआ, असम हुआ, पूरा नॉर्थ ईस्ट हुआ, इन जगहों पर जो है वो एक अलग प्रकार का सैलाब आता है जो मानसून में कुछ समय बाद आता है ना। कुछ हैं जो अचानक बारिश हुई जिसको हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं, तुरंत बाढ़ आई, पानी निकल गया। और बाद में जो बाढ़ आती है वो आती है जो लंबे अरसे तक टिकने वाली, दूर तक फैली हुई विस्तृत बाढ़ है जिसमें डूब में जाते हैं और कई दिन अटके रहते हैं। तो अलग अलग तरह के, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ आपका क्या खतरा है उसको समझें, उसको आने से पहले कैसे उसके बारे में अनुमान बेहतर लगा सकते हैं और उसके उपाय निकाल सकते हैं, जब वो आए उस समय क्या बचाव कार्य कर सकते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद क्या सीख ले सकते हैं कि जो नए मकान बनने हैं या पुरानों में सुधार होना है उनको किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। जी पवन जी, चैलेंजेस बहुत हैं फ्लड्स के, किस तरह से एनडीएमए वर्क करता है? देखिए, इसमें रविंद्र जी ऐसा है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे से बताना चाहूँगा। 2006 में जब एनडीएमए की स्थापना हुई, जब गठन हुआ, उसके बाद एनडीएमए ने 2008 में एक फ्लड मैनेजमेंट पे और फ्लड कंट्रोल एंड मिटिगेशन पे गाइडलाइंस लेके आए। और एनडीएमए का मैंडेट है कि एनडीएमए विल गिव गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। तो हर राज्य को अपना खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस इशूड बाय एनडीएमए। वो थी रिवराइन फ्लड्स की।
देन अर्बन फ्लडिंग के लिए 2010 में वैसी सिमिलर गाइडलाइंस आई और इन गाइडलाइंस में बहुत विस्तार से एक्शन पॉइंट्स बताए गए हैं कि स्टेट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, किस किस मौके पे क्या क्या काम करना चाहिए। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स दिया गया है कि एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू डू और कैसे उनको काम को अंजाम देना चाहिए। दूसरी बात इसमें थी कि 2016 में, बिकॉज जैसा अभी अंशु जी ने बताया कि फ्लड का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, उन इलाकों में आ रहा है, शहरी इलाकों में आ रहा है। उसके बहुत कारण है, जैसे कि पीपल आर रिसाइडिंग इन लो मार्जिनलाइज लैंड्स, जो नीचे के इलाके हैं उसमें ज़्यादा बसे हुए हैं, या रिवर्स का या चैनल्स का रास्ता रोका गया है, जैसे कि केरला फ्लड्स में वी हैव सीन। सो उस केसेस में जो अर्बन एरिया में फ्लडिंग है वो अनप्रेसिडेंट है, जो पहले नहीं हुई थी, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिवराइन फ्लड्स, जो इन्होंने बोला आसाम में, ईस्टर्न यूपी में, वो रिवराइन फ्लड्स हैं जो रिवर से आते हैं। तो उस केस के लिए अर्बन फ्लडिंग के लिए 2016 में इंडिया में ने एक प्रॉपर रोड मैप बनाया फॉर मीडियम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉर 5, 10, 15 ईयर्स। इस 5, 10 और 15 साल में स्टेट्स क्या एक्शन लेंगे, उसमें 2 पार्ट में बांटा गया, नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल। नॉन स्ट्रक्चरल में आपके डूज एंड डोंट्स हैं, योर वल्नरेबिलिटी प्रोफाइलिंग, HRV जिसको हम कहते हैं, हैजार्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, आप कितने रिस्क में हैं, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वल्नरेबिलिटीज, देन उसके बाद आपको अपना फ्लड प्रोन एरिया डिमार्केट करना है, दीज आर नॉन स्ट्रक्चरल। देन स्ट्रक्चरल में आपको जे हुक को आपको जो है प्रॉपर आपको अपने बोट्स को उसको जे या यू हुक से क्लैम्प करना है, डी वाटरिंग आपको जो पंप्स हैं उनकी सर्विसिंग करनी है टाइम से, आपको जो है अपने ड्रेनेज चैनल्स को फ्री करना है, यू मतलब देयर शुड बी ए फ्री फ्लो। इस तरह के जो स्ट्रक्चरल मेजर्स, तो इस तरीके से करने से मेरे ख्याल से इसमें प्रगति आ सकती है और इस तरह के इंसिडेंट कम हो सकते हैं। लेकिन जो एरिया है हमारा, जो फ्लड का एरिया है वो बढ़ता ही जा रहा है लगातार। हाँ, ये रीज़न बीइंग बिकॉज अब इसमें वो अर्बन फ्लड का एरिया जो है वो जुड़ता जा रहा है। वो एरिया जैसे आपने 2006 में बाड़मेर में आया था, फ्लड्स बाड़मेर में आए थे, जो राजस्थान में विच इज़ नॉट प्रोन टू फ्लड्स, और वो एरिया ऐसे रीजंस जहां हम पहले से नहीं सोचते थे, आप नहीं सोचते थे कि यहाँ फ्लड्स आएगा, लेकिन वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी आ रहे हैं। रीज़न बीइंग तो वही मैंने बताया आपको कि लो मार्जिनलाइज लैंड में पीपल आर रिसाइडिंग। उसके लिए मतलब कोई प्लान तैयार किया गया? प्लान एक्चुअली इसमें जो लैंड यूज़ है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट। उसके लिए सबसे पहला चीज़ तो यही है कि वॉट एवर, जैसे इफ़ वी आर, अगर आपको याद हो तो पहले बचपन में हमारे तालाब हुआ करते थे, देयर हैज़ टू बी अ वाटर रिटेंशन पाउंड्स होना चाहिए, तालाब होना चाहिए जो ड्रेनेज एंड पानी को फ्री मूवमेंट के लिए वाटर नीड्स स्पेस। वो नहीं मिलने की वजह से जब ब्लॉकेज आता है तो वो पानी स्वेल करता है एंड इट स्प्रेड्स, एंड व्हेन इट स्प्रेड्स सो इट एनगल्फ्स द होल एरिया। और वो उस जो इन्होंने जैसा बताया फ्लैश फ्लड है कि इट स्टैंड्स बहुत हैवी रेनफॉल। एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू टेल, फ्लड्स एक लो इंटेंसिटी एंड हाई फ्रीक्वेंसी डिजास्टर है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्थक्वेक विच इज़ अ वेरी हाई इंटेंसिटी बट लो फ्रीक्वेंसी। वो कभी कभी आता है बट इंटेंसिटी बहुत हाई ज़्यादा होती है। फ्लड्स बिकॉज इट इज़ अ लो इंटेंसिटी बट हाई फ्रीक्वेंसी, ये बार बार आता है, तो इसके लिए जो मेजर्स हैं अगर अप्रोप्रिएट टाइम से लिए जाएँ तो आई थिंक द सिचुएशन कैन बी अंडर कंट्रोल। आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह के सिचुएशंस की बात आती है तो NDRF का नाम सबसे पहले आता है। तो NDRF कैसे वर्क करता है, कैसे जो फ्लड वाले एरियाज़ हैं, रीजन है, कैसे वहाँ पहुँचता है, क्या उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, NDRF एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है। कोई भी डिजास्टर, कोई भी आपदा हो या आपदा जैसी स्थिति हो, उसमें त्वरित कार्रवाई प्रदान करना, लोगों को रेस्क्यू करना और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करना, ये हमारा मेन काम है। और आपदा वाली स्थिति में तो हम त्वरित कार्रवाई प्रदान करते ही हैं। इसके अलावा जब आपदा ना हो, उसमें हमारा मेन काम होता है ट्रेनिंग। इसमें हम खुद की भी ट्रेनिंग करते हैं और जो उस आपदा को झेलने वाले हैं कम्युनिटी, जिनका सबसे बड़ा रोल होता है, उनको ट्रेन करना। साथ ही साथ अदर स्टेक होल्डर्स जैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिविल डिफेंस है, होम गार्ड्स हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेहरू युवा केंद्र हैं, इन सभी को भी ट्रेनिंग देना और आपदा के गुर सिखाना, ताकि जब तक स्पेशलाइज्ड रिस्पांस ना पहुंचे तब तक उस समय के लिए वो अपने आप को बचा कर रख सकें और जानमाल की कम से कम क्षति हो। हम चाहते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप ज़रूर यहाँ पर हमसे शेयर करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हों उन तक वो पहुँचे और वो उसके लिए अवेयर हो सकें। जैसे अभी फ्लड का जिक्र किया आपने, तो फ्लड में 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, जब फ्लड ना हो, जब फ्लड हो और फ्लड के बाद। जब सैलाब ना हो उस समय जो ध्यान देने वाली बातें हैं, उस समय ये कि जो पानी है अपना चैनल वो खुद बनाता है, उसके चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए। अगर आप फ्लड से पहले की स्थिति देखें, आपका घर वहाँ पे बना रहे हैं, तो आप
फ्लड के चैनल में घर ना बनाएं, जो रिवर का नेचुरल कोर्स है उसमें घर ना बनाएं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है तो उसमें फ्लड रेसिस्टेंस मटेरियल का उपयोग करें। जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसमें चेक वाल्व्स लगाएं ताकि जो बाढ़ का पानी है वो आपके अंदर ना आ सके। जो अगर आपका अंडरग्राउंड है तो उसमें सीपेज को रोकने के लिए उसकी वाटर प्रूफिंग कराएं। अब जब है बाढ़ आने वाली स्थिति है, जब बाढ़ आने वाली स्थिति हो जाती है उसमें जो भी आपको चेतावनी दी गई है उसमें सबसे चेतावनी आने के साथ ही अपनी तैयारी कर लें। जैसे फ्लड किट है वो आप तैयार रखें, जैसे ही आपको सूचना मिले हाई रेज ग्राउंड पे जाने की कोशिश करें। अगर इवैक्यूएशन की चेतावनी दी गई है आप उसको रिस्पॉन्ड करें और इवैक्यूएट हो जाएं। फिर जो आपकी सुरक्षा के लिए बताया जाता है जैसे नंगे तारों को ना छुएं, घर में अगर गैस वगैरह का लीकेज है तो वहाँ पे बैटरी वाले टॉर्च का उपयोग करें। और जब इवैक्यूएशन की हो जाए तो अपने किट जो आपने पहले से तैयार किए हुए हैं जिसमें मिनिमम सामान होना चाहिए, जैसे एक ब्लैंकेट, एक रेनकोट, टॉर्च वाली बैटरी वाली टॉर्च, इन सब चीज़ों को, कुछ आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों, कैंडल हो, बहुत सारे इन सब ऐसे चीज़ों भी आवाम के लोग हैं जो अपनी जगह से हटना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि वो उस जगह को छोड़े जहाँ पर वो है, तो उनको कैसे आप अवेयर करते हैं? फ्लड वाले इलाके में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो लोग प्रभावित हैं और जिनके घर डूबे हैं, उनके जानमाल हैं वहाँ पे, वो अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि मवेशी उनके साथ हैं, वो उनके लाइवलीहुड का जरिया होते हैं। ऐसे में वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमारा यह प्रयास होता है उनको ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराएं जाएं और जहाँ से लोग तैयार हैं पहले उनको इवैक्यूएट करके जो फ्लड शेल्टर्स बने हुए हैं वहाँ पे उनको पहुँचाया जाए। और जो लोग विस्थापित नहीं होना चाह रहे हैं वहाँ पे एक टाइम निर्धारित किया जाता है, सुबह शाम उनको ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई जाएं। अगर कुछ लोग को चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है, एनडीआरएफ का वाटर एम्बुलेंस है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, वो वहाँ पे चिकित्सीय सहायता पहुँचाई जाती है। और अगर उनके कुछ मवेशियों को चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है तो हमारी मोबाइल जो एम्बुलेंस होती है एनिमल असिस्टेंस को भी प्रोवाइड करती है उसके उपचार के लिए, जिसमें वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, वो भी उस इलाके में पहुंचाई जाती हैं। बट हमारा प्रयास ये रहता है अगर मैक्सिमम लोग रिलीफ सेंटर्स पे आ जाएं तो वहाँ पे उनको ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल रहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, उनका बेहतर इलाज भी हो सकता है। पवन जी, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, वहाँ के लिए किस तरह की प्लानिंग है, क्या चैलेंजेस आते हैं सामने? इसमें पहले मैं प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में आपको 4 चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक, एनडीएमए में व्हाट वी डू इज़ हम लोग मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं वो पूरे देश भर में करते हैं जी। सारे डिजास्टर्स में। मॉक एक्सरसाइज बेसिकली ड्राई रन्स होते हैं जब आप एक्चुअल उस सिनेरियो को पेंट करते हैं कि इस तरीके से अगर होगा तो हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट, हाउ द सिस्टम विल रिएक्ट। उसमें बेसिकली इट इज़ बेसिकली टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द प्लान। जो मैंने प्लान्स बनाए हैं अपने उसकी एफिकेसी टेस्ट करता है, उसकी रॉबस्टनेस टेस्ट करता है। और सेकेंडली कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच का, बी इट डॉक्टर्स, बी इट रिस्पॉन्स फोर्सेस, बी इट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे वो होता है। तो इस तरीके की स्कीम्स, इस तरीके की एक्सरसाइज हम देश भर में करते हैं। और जहाँ तक बात रही फ्लड्स की, अभी रिसेंटली हमने उत्तर प्रदेश में 40 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने फ्लड की एक्सरसाइज करी। वो ज़िले जो बाढ़ प्रभावित रहे हैं पास्ट में, उनमें जाके हमने फ्लड की एक्सरसाइज करी एंड टू हैव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड एफिकेसी ऑफ द प्लान। सेकेंड इशू मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि देश भर में हम लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की जिसको आपदा मित्र बोला गया है, विच इज़ कम्युनिटी फ्लड वॉलंटियर्स। उसमें हम उनको एक किट देते हैं, लाइफ सेविंग किट, एंड सेकेंडली वी स्टॉक पाइल द रिसोर्सेज। और ये इस तरह के जो है हमने 30 स्टेट्स में 25 स्टेट्स में 30 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें पर डिस्ट्रिक्ट हमने 200 वॉलंटियर्स को ट्रेन करने का एक लक्ष्य रखा है। उसमें करीब करीब 6000 फ्लड वॉलंटियर्स ट्रेंड होंगे और जिसकी लिस्ट इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको ज़रूरत के समय यूज़ किया जा सकता है कि हाउ टू रेस्क्यू एंड रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग फ्लड्स। एक तीसरा इम्पॉर्टेंट जो स्कीम हम लोगों ने लिया है दैट इज़ फॉर बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंडई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, SFDRR, जो करीब 20 करोड़ के आसपास है। उसमें हम लोग मैन पावर सपोर्ट दे रहे हैं स्टेट्स को टू इम्प्लीमेंट एंड टू हैव ए होलिस्टिक प्लानिंग प्रोसेस फॉर डिफरेंट डिजास्टर्स। चौथा है हम लोगों का जो है 115 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी डिस्ट्रिक्ट्स में थ्रू आउट इंडिया
हम लोग उसमें मैन पावर सपोर्ट दे रहे हैं और वो करीब 28 करोड़ के आसपास है स्कीम, जिससे कि उन लोगों का एक रॉबस्ट नेटवर्क एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम डेवलप हो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये तो रही स्कीम्स की बात और जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपने बात की नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लड का सिचुएशन है, इट इज़ बेसिकली मोर आई शुड से एक तरीके से ये पेरिनियल है नेचर में, चाहे वो बात करें आसाम की बारपेटा का या कामरूप का, या हम बात करें इधर की नॉर्थ ईस्टर्न में दूसरी स्टेट्स की, उनको मिटिगेट करने के लिए जो इश्यूज़ हैं मोर और लेस इन स्कीम से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि वो रिजॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल। आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो रीजन बाई क्या कैटेगराइज की जाती है जब ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, किस तरह से अवेयर करते हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते हैं? हिल एरियाज़ के लिए अलग होती होगी ट्रेनिंग, तो ये किस तरह से इन चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं आप रीजन वाइज? आपने बिल्कुल सही कहा। जो एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स हैं, एक तो उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है जो कि कॉमन है, सभी रेस्क्यूअर्स को वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फिर जो जहाँ पे डिप्लॉयमेंट है उस डिप्लॉयमेंट के हिसाब से रीजन स्पेसिफिक ट्रेनिंग उनको दी जाती है। जैसे असम में जो डिप्लॉयड है उनके लिए रिवराइन से रिलेटेड ट्रेनिंग है, जो जेएंडके में डिप्लॉयड है उनको माउंटेनियरिंग एंड स्नो बाउंड जो जैसे अवलांच है, लैंडस्लाइड है, उससे निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जो प्लेन्स में है जैसे क्रीक एरिया में है उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट, बट बेसिक ट्रेनिंग के साथ ही एडवांस ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। अंशु जी, साइंस पर आप बहुत ज़ोर दे रहे थे, साइंस कितना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी, चूँकि इक्विपमेंट्स की भी बात आती है, कुछ और सामान साजो सामान हम मुहैया कराने की बात आती है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सामान है जो हम उनको मुहैया कराते हैं जिससे वो अगर अचानक से कोई फ्लड आती है तो उनकी परेशानियाँ कम हो जाए? जी, तो साइंस से शुरू करते हैं कि साइंस, हम जिसको साइंस मानते हैं उसके अलावा एक हमारे समाज में एक पीपल साइंस जिसको कह सकते हैं, लोग भी सदियों से कुछ सीखते आए, करते आए, और वो हमको हर जगह जहाँ हम काम करने जाते हैं बहुत मजबूत नज़र आता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि अगर हम सैलाब की बात करें तो उत्तराखंड में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, उसमें जितने मकानों का नुकसान हुआ, भवनों का नुकसान हुआ, वो ज़्यादातर उसमें से पिछले 20-30 साल में बने हुए थे। वो सारे सीमेंट कंक्रीट के घर थे, और जो पुराने गांवों के घर थे जो मिट्टी या चूने में, पत्थरों में बने हुए थे, उनमें नुकसान कहीं कम देखा गया। तो कहीं हमने एक सीख ली थी चलते चलते नेचर के साथ कि कैसे नेचर से मिलके और जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचते हुए रहना है हमको। क्या हम जो ओल्ड सिस्टम इस्तेमाल करते थे, अब हम क्या ऐसे कुछ न्यू सिस्टम को डेवलप कर सकें जिससे इन चीज़ों में हमें फ़ायदा मिले? ओल्ड सिस्टम, डिजास्टर के मामले में या फ्लड के मामले में, ओल्ड सिस्टम बेसिकली रविंदर जी वॉज रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच, जिसमें हम लोग सिर्फ रिस्पॉन्स पे फोकस करते थे। ये पूरा जो इन्होंने अंशु जी ने बताया और रंजन साहब ने बताया कि जो पिछले 20 सालों में जो तेज़ी से बदलाव आया है, वी हैव मोर गॉन टुवर्ड्स प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। ये प्री डिज़ास्टर साइकिल में हम लोग ज़्यादा गए हैं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करें, प्रिपेयर्डनेस करें, प्रिवेंशन करें, जिससे कि रिस्पॉन्स इज़ मोर कोऑर्डिनेटेड एंड मोर इफेक्टिव। ये तो रही एक बात। जैसे भी अंशु जी ने कहा कि जो 4G या 5G या जो हमारी स्मार्टफोन्स का जो नंबर बढ़ा है, तो उसमें मैं एक छोटा सा इशू बताया। अभी हम लोग रिसेंटली पायलट कर रहे हैं जिसमें हमने उत्तराखंड में डिज़ास्टर इन्फॉर्मेशन वॉलंटियर्स, ये कॉन्सेप्ट अब्रॉड में, इवन एशियन कंट्रीज़ में, फिलीपींस में, थाईलैंड में बहुत पॉपुलर है, जिसमें DIVs कहा जाता है इनको, कि जो यू हैव अ फ़ोन एंड यू कैन इन्फॉर्म अबाउट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट। क्योंकि इंटरनेट की रीच इतना अंदर तक चली गई है, तो हमने एक 120 लोकेशंस पे हम DIVs का एक पायलट करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी किसी भी डिजास्टर में इट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कम्युनिटी सबसे पहले, जैसे उन्होंने कहा, सबसे पहले खुद रिस्पॉन्ड करती है, एजेंसीज बाद में आपकी मदद के लिए आती है। उसमें अगर वो किसी चीज़ को चिन्हित करते हैं कि ये हमारे को फेस, तो पहले तो उनको ही हाँ, तो ये दे कैन इमीडिएटली रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड एजेंसीज। ये तो रही बात कम्युनिटी लेवल पे। जहाँ तक बात रही साइंस की, या जैसे आपने बात की थी नॉर्थ ईस्ट की, तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ बीइंग मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें हम बात करते हैं IMD की डॉपलर वेदर रेडार्स की। एक अगले आने वाले 2 साल में IMD का एक सोच है कि उन्होंने प्लानिंग किया है कि वी विल हैव डॉपलर वेदर रेडार्स थ्रू आउट द कंट्री। जो उत्तराखंड में हुआ था, DWR वॉज नॉट देयर दैट टाइम, एंड इट कवर्स रेडियस, वेरी बिग रेडियस, जिससे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द रेनफॉल। क्योंकि जो फ्लड्स के केस में हम बात करें तो IMD रेनफॉल का डेटा देता है और CWC डिस्चार्ज का डेटा देता है, एंड देन वार्निंग इज इशूड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन फॉर पर्टिकुलर फ्लड। सो इस केस में जो साइंस ने है बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। डेंजर जोन की जब हम बात करते हैं, वो कौन कौन से डेंजर जोन हैं जिस पर सबसे ज़्यादा हमें देखना है, वर्क करना है?
डेंजर जोन जो है, अभी जैसे इन्होंने बात की कम्युनिटी को भी समझने की ज़रूरत है कि कौन कौन से डेंजर जोन उनके लिए कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन की भी बात आती है, तो कोऑर्डिनेशन कैसे आप लोगों का होता है? कम्युनिटी से कोऑर्डिनेशन जैसे मैंने पहले बताया, हम एनडीआरएफ आइदर एक्ट करती है और ट्रेन करती है। ट्रेनिंग में अगर अपनी ट्रेनिंग को छोड़ दें तो हमारा एक जो मेन पर्पस है कम्युनिटी को ट्रेन करना, उस दौरान जब हम कम्युनिटी को ट्रेनिंग करते हैं, डिफरेंट आपदाओं के बारे में बताते हैं, फिर जो फोरकास्ट की बात हो रही है, फोरकास्ट जो इशू होते हैं वो कैसे कॉमन मैन तक पहुँचे उनको समझाने के लिए, या उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे वो उपयोग करके अपने आप को कैसे बचा सकते हैं शुरुआती घंटों में, जब तक कि रिस्पांस फोर्सेस लाइक एनडीआरएफ वहाँ नहीं पहुँच सके, उसके लिए उनको बताना, तरीके बताना। अभी जैसे फ्लड की बात चल रही है, इसी में मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है और जो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम होता है, उसमें हम लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले आपदा क्या है, इससे आपके बचाव कैसे होते हैं, आपके जो घर में मौजूद चीज़ें हैं उससे आप कैसे बच सकते हैं। जैसे फ्लोटिंग डिवाइसेस बनाना, खाली बोतल से, और नारियल जो यूज्ड नारियल होता है, सूखे नारियल होते हैं, उससे कैसे फ्लोटिंग डिवाइस बनाना, केले के थंब से कैसे फ्लोटिंग डिवाइस बनाना, जिससे कि वो शुरुआती घंटों में बच सकते हैं। और जहाँ पे कुछ घंटों के लिए फ्लैश फ्लड वगैरह आया, वहाँ पे अपने आप को कुछ ही घंटों में बचा के कैसे रह सकते हैं और रिस्पांस फोर्सेस का कैसे वेट कर सकते हैं, ये चीज़ बताना। प्लस कम्युनिटी अगर हमारी अवेयर है तो जितने भी चीज़ें, स्कीम्स बताई गई हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसके लिए एनडीआरएफ ने एक मुहिम भी छेड़ी है। जैसे इन्होंने बोला आपदा मित्र की बात है, तो एनडीआरएफ ने भी एक मुहिम छेड़ी, एनडीआरएफ फ्रेंड्स, जिसमें कि जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं उसको हम ट्रेनिंग देते हैं और उसको अपने आप से जोड़ते हैं। इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें कैसे वहाँ से मिले, अगर कहीं पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे सिर्फ बोट की रिक्वायरमेंट है और हम वहाँ पे पूरे साजो सामान के साथ पहुँच गए, तो शायद वो रिस्पॉन्स जो चाहिए वो नहीं पहुँच पाएगा। अगर ग्राउंड से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे बोट की रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग गिरा है, बोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर इनिशियल रिस्पॉन्स मिल जाए कि फ्लड में रहते हुए भी हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बिल्डिंग रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो फिर उसकी कार्रवाई तुरंत की जा सकती है। अगर वो ग्राउंड पे जो उसको फेस कर रहा है वो हमें इन्फॉर्मेशन दे, तो किसी भी चैनल या किसी भी मीडिया से पहले वो पहुंच जाएगी और हम अपनी तैयारी करके त्वरित कार्रवाई पहुंचा सकते हैं। इस दिशा में भी एनडीआरएफ कार्यरत है और मोर कम्युनिटी को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। अब मैं चाहूँगा हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कोई मैसेज ऐसा जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको देना, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। फ्लड के पर्सपेक्टिव में मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले पैनिक ना हो। अगर फ्लड वाला सिचुएशन है, अपने आप को आप बचाने की कोशिश करें। अगर आपको फ्लड वाले पानी में से जाना भी है तो इवन आप ये जान लें कि अगर आधा मीटर पानी भी है तो वो भी एक कार को बहा के ले जा सकता है, इसलिए उससे छेड़छाड़ ना करें, आप पानी में ना जाएं, किसी हाई रेज्ड ग्राउंड पे चले जाएं और रेस्क्यू एजेंसी का वेट करें, आप तक सहायता पहुंचेगी। एनडीआरएफ मैक्सिमम जितने भी फ्लड प्रोन एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें पहले ही लगी हुई है, और जहाँ पे लगी हुई नहीं है वहाँ पे सहायता आप तक पहुँचाई जाएगी। प्लस किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिकल स्टेशंस हैं वहाँ पे या ट्रांसफार्मर हैं, वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको बिजली के झटके लगने का खतरा हो सकता है। वहाँ के पानी का इस्तेमाल ना करें, वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होने का खतरा हो सकता है। और जो रिटेनिंग वॉल है जी, उनके पास आप जाके शरण ना लें, क्योंकि जब बाढ़ ऐसी आती है तो वॉल कोलैप्सिस के काफ़ी चांसेस होते हैं, उनसे दूर रहें, ओपन और हाई ग्राउंड पे जाने की कोशिश करें। और अगर आप सूचना हम तक पहुंचा सकते हैं जी, जिसमें कि हमारा एक नेशनल डिजास्टर जो हेल्पलाइन है 1070, उस तक सूचना पहुंचा सकते हैं, और जो एनडीआरएफ का हेल्पलाइन है उस पर हमारे पास सूचना पहुंचाएं तो त्वरित कार्रवाई आपको पहुंचाई जाएगी और हमारा असिस्टेंस आप तक पहुंचाया जाएगा। अंशु जी, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो समस्याएं होती, ताकि आगे जब आप जाएं तो पहले से लोग अलर्ट हों? जी, मेरा तो एक मैसेज यही होगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को किसी और का काम या किसी एजेंसी का काम समझने के बजाय अपना लाइफ स्किल समझें। ये हमारी अपनी जान, अपने परिवार की सुरक्षा की बात है, ये हमारे कल्चर में होनी चाहिए ना। ये तो एक
रोज़मर्रा की बात होनी चाहिए। आगे आने वाले समय में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनके लिए क्या तैयारियां कर सकते हैं, और उसके लिए फिर जो साधन जुटाने हैं उनको जुटाएं। और उससे जुड़ी हुई एक बात जिस पे हम बहुत जोर देते हैं चीज़ में, कि अपने बच्चों में इन्वेस्ट करें। हम लोग एक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम जान रहे हैं कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो पहले तो हमको अपने इस आने वाली जनरेशन को सिक्योर करना है, उनको सुरक्षित रखना है, और उनको सिखाना है कि कैसे इस बदलते हुए नेचर में और बदलते हुए हमारा जो डेवलपमेंट पैटर्न है उसको कैसे खुद हमें को एडजस्ट करना। क्या बच्चों का जिक्र हो रहा है, मैं एक बताना चाहूँगा। जैसे स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम का जिक्र किया उन्होंने, एनडीआरएफ भी स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स चलाती है, जिसमें अभी तक 2200 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं और तकरीबन 9 लाख बच्चों और उनके जो स्कूल के स्टाफ्स हैं उनको ट्रेन किया है। ये बच्चे, जैसे इन्होंने बताया, भविष्य हैं। एक घर में जाके अगर 5 की भी जनसंख्या उनके घरों में है, तो वो 9 लाख इंटू 5 45 लाख पर्सनस को जागरूक कर सकते हैं, जो आगे जाके इनसे जुड़ी समस्याओं का निवारण भी करेंगे और अवेयर हो के जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में सहायता देंगे। तो इसके लिए तो आप लोग बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भी आप लोगों को, जिस तरह से आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। हम कह सकते हैं कि अगर सब अवेयर हो जाते हैं तो बहुत हमारे मुल्क के लिए बेहतर रहेगा। आप सर क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि मैं रविंदर जी जो एक मैसेज है वो क्लियर लोगों तक पहुंचे कि अगर फ्लड की सिचुएशन से वो 2-4 होते हैं तो वो पहले से अलर्ट रहें। क्या कहना चाहेंगे इस पर? रविंदर जी, आपके शो के माध्यम से मैं 3 बातों पर जोर देना चाहूँगा। सबसे पहले, जैसा कि इन दोनों कलीग्स ने कहा, सबसे पहले तो डूज एंड डोंट्स जो भी हैं वो हम लोगों की वेबसाइट पर हैं, एनडीएमए की वेबसाइट पर हैं। आप उसको ध्यान से एक बार पढ़िए, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि बाढ़ के समय क्या करें और क्या ना करें। इट इज़ नंबर 1। जो आपकी अर्ली वार्निंग की इन्फॉर्मेशन है, आप उसको ध्यान से सुने, और अगर ऐसी कोई चेतावनी, पूर्व चेतावनी दी जाती है कि इस तरह के एरियाज़ में ना जाएं या बाढ़ की संभावना है, तो उसको आप उसका पालन करें और उसको बड़े इट शुड बी टेकन अप विद कॉग्निजेंस एंड ऑल्सो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमको इसके लिए वी शुड एक्ट, इट शुड नॉट बी निगलेक्टेड। उसको आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जिसको इमरजेंसी किट कहा गया, कि उसमें अपने ज़रूरी कागजात जितने भी हैं, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एक चेन्नई फ्लड्स में 2015 के बाद किया था कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाए थे अर्जेंट बेसिस पे। जो डॉक्यूमेंट्स लॉस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, जिसमें आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, तो जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं दैट शुड बी केप्ट एट वन प्लेस। और ऐसी कोई सूचना मिलती है तो आप अपना इमरजेंसी किट और डॉक्यूमेंट्स लेके देन यू शुड मूव टू ए हायर ग्राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमान। धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे ख़ास प्रोग्राम पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।